दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सीए कपिल गोयल लेकर आया हूं आज एक और नया सेशन आपके लिए, जिसके अंदर हम करने वाले हैं मल्टीपल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रिवीजन। ये वीडियो जो है ये सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए ही रेलेवेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ये वीडियो किसके लिए बनाई जा रही है तो ये सीए फाइनल के लिए बनाई जा रही है। मतलब इसमें ज्यादातर जो डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो फाइनल को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन हाँ, रेलेवेंट है सीए इंटर वालों के लिए भी, क्योंकि आपके सिलेबस में भी सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आ जाते हैं, तो आप भी यहां पे कहीं ना कहीं अपना रिवीजन कर सकते हैं। और सुनो, फाइनल का रिवीजन कर लिया तो कहीं ना कहीं इंटर से ज्यादा नॉलेज ही मिलने वाली है, कम मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो आपको इंटर में एक्चुअली क्या है ना, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो होता है वो इंटर के लिए वो एक अलग चीज हो सकती है, फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट कुछ अलग हो सकता है। तो बस आप इंटर वाले ये कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर ने अगर फाइनल में ये इंपॉर्टेंट बताया है तो ये इंटर के लिए भी है। तो इंपॉर्टेंट आपको वही फॉलो करना है जो मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है, बट हाँ, कंसेप्ट के लिए आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। एक बार फटाफट से आप मुझे बताइएगा, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही से आ रही है क्या? जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सभी लोग बताइएगा। ठीक है सर, कल आप क्लास लेने वाले थे, कल क्लास में लेने वाला था, लेकिन ड्राइविंग बहुत ज्यादा हो गई थी, मैं सही फील नहीं कर रहा था, तो मैं अपना आराम ही करता रहा, इसलिए मैंने कल आपकी क्लास नहीं ली। डोंट वरी, उसको हम कंपनसेट कर लेंगे कहीं ना कहीं। गुड मॉर्निंग शुभा, आकाश, हनी, स्वाति, अंकित, पलक, दीपाली, पूनम, ठीक है जी, कामुलिका, रवि, शिवम, पात्रा, विपिन, सरफराज, ठीक है जी, सभी बच्चों का, शुभम, महमूद और भी सभी बच्चों का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। शुरुआत करें सेशन की, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। आज का टारगेट क्या क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले हमारा ये बताओ, एसए 700 सीरीज में क्या क्या पेंडिंग है। जहां तक मुझे पता है सिर्फ एसए 700 सीरीज का एक स्टैंडर्ड पेंडिंग है, दैट इज एसए नंबर 710। 600 सीरीज से क्या पेंडिंग है? 610। 500 सीरीज से क्या पेंडिंग है सर? 510। क्या बात है, सारे 10 पेंडिंग है। 510, 20, 30, 40, इसके अलावा हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। तो मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि आज की क्लास के बाद हमारी 500 सीरीज, 600 सीरीज और 700 सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी। कोई एक आध स्टैंडर्ड अगर रह जाए तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, हाँ, लेकिन मेजरली हमारी ये तीनों सीरीज 500, 600, 700 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे ने पीछे वाले स्टैंडर्ड का भी रिवीजन करना है तो आप लेक्चर नंबर 1, 2 जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, तो आप वो छोड़ सकते हो। 3 और 4, मतलब लेक्चर नंबर 1, 3 और 4, ये 3 लेक्चर के अंदर आप अपने सभी स्टैंडर्ड का रिवीजन कर सकते हो, 500, 600, 700। और आज वाला लेक्चर भी देख लिया तो तीनों ही सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये फास्टेस्ट मोड हो जाएगा रिवीजन करने का। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। तो आज एक काम करते हैं, पहले एक सिंगल स्टैंडर्ड उठाते हैं, एसए नंबर 610, क्योंकि जो एसए 500 और 710 है ये दोनों क्या है बेटा, लिंक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों एक साथ करेंगे। ठीक है जी। सर फेस टू फेस बैच बर्बाद हो गया इस बार, कैसे भैया जी बताओ, कैसे सीए जर्नी कैसे हो गया आपका? लो जी, स्टार्ट करें। श्री राम सोमानी, प्रणाम बेटा, प्रणाम। करें स्टार्ट, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले 610 को हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बताइएगा। कल कर लिया यार चिराग, आराम कल हो गया। हाँ, ये बात आपने सही कही, सीए जर्नी 2 बैच के चक्कर में ना इस बार थोड़ा सा गड़बड़ तो हुआ है मामला, इसीलिए अगली बार हम सिर्फ एक ही बैच लेंगे। हालांकि उन बच्चों का गड़बड़ नहीं हुआ जिन्होंने टेस्ट पेपर दिए, जिन्होंने टेस्ट पेपर नहीं दिए उन बच्चों का गड़बड़ हो गया, क्योंकि उनके लिए ब्रेक हो गया। ये मैंने आखिरी में क्लास में भी बोला है कि जिन बच्चों ने टेस्ट पेपर नहीं दिए उनका ब्रेक ज्यादा हो गया, जिन्होंने टेस्ट दिया है उनका सही रहा। तो मैं मान के चल रहा हूं आप उस कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए। ठीक है, आज एमसीक्यू सेशन भी होगा कार्तिक। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एसए नंबर 610, जो कि बात करता है, एसए नंबर 610 बात करता है
यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मैं काम करता हूं, फुल स्क्रीन पे आता हूं 2 मिनट के लिए। हाँ जी, ये लो। ऐसे नंबर 610 जो है वो दो चीजों पे बात करता है। नंबर 1 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और दूसरी बात करता है यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। दो चीजों के लिए बात करता है। पहला कहता है कि आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर लो, दूसरा कहता है आप इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज कर लो। सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइएगा कि इंटरनल ऑडिटर का काम हम कहां पे यूज करेंगे, बताइएगा। इंटरनल ऑडिटर का काम मेरे लिए कहां पे रिलेवेंट हो सकता है, सोचकर मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सर आप लोगों को पता है SA 315 के अंदर एक ऑडिटर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, एसेस करता है द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर रोमम निकालता है। कैसे निकालता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। वो एंटिटी को भी समझता है, एनवायरमेंट को भी समझता है, और कंपनी के कंट्रोल्स को भी देखता है। एक दूसरा ऑडिटर होता है बेटा, कौन सा ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर, जिसका काम ही यही है कि सारी कंपनी की पॉलिसी, प्रोसीजर, SOP सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी तरह से भी मान लो कंपनी का प्रोसीजर या SOP सही तरीके से इंप्लीमेंटेड नहीं होती, मेंटेन नहीं होती, तो इंटरनल ऑडिटर एक रिपोर्ट बना के अपनी ऑब्जर्वेशन और उसमें मैनेजमेंट के रिमार्क्स और कमेंट बनाकर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करता है। ठीक है, तो आप जब स्टैट ऑडिटर एंटिटी, एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेता है, तो आपको पता है हम बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी करते हैं, जो कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से आप इंक्वायरी करते हो, मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करते हो, इन हाउस लीगल काउंसिल से आप इंक्वायरी करते हो, अदर एम्प्लॉइज से आप इंक्वायरी करते हो। उसी सीरीज में एक पॉइंट आता है कि आप इंटरनल ऑडिटर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ने भी कंट्रोल को वेरीफाई किया है। लेकिन यहां पे समझने की बात यह होगी कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो तो बेसिकली उसके हाथ तो बिल्कुल ओपन होते हैं, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर का स्कोप है वो इंटरनल ऑडिटर प्लस मैनेजमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं। मतलब वो फाइनेंशियल कंट्रोल भी चेक कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी चेक कर सकता है, वो कंप्लायंसेस भी देख सकता है। बेसिकली इंटरनल ऑडिटर पूरे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एरिया के अंदर जा सकता है। लेकिन एक स्टैट ऑडिटर का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। तो मैं स्टैट ऑडिटर जब मैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं, देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है ना यार कि ये काम तो ऑलरेडी एक दूसरे ऑडिटर ने किया हुआ है, दैट इज इंटरनल ऑडिटर। तो क्यों ना मैं उसका काम रेफर कर लूं, क्यों ना मैं उसकी रिपोर्ट देख लूं, क्यों ना मैं उसके वर्क पेपर्स देख लूं, ताकि मेरा समय बच जाए। तो आपको समझ आया कि एक स्टैट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को किस स्टेज पे, किस लेवल पे यूज करता है। कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी सर, हमें समझ आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने सिर्फ पर्पस बताया, ऐसे 610 का पार्ट 1 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर रेलेवेंट कहां है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आप स्टैट ऑडिटर हो, आप अपने आप को अजम्पशन लो कि आप एक स्टैट ऑडिटर हो, नाउ यू आर प्लानिंग टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो सबसे पहले उसका काम यूज करने से पहले, उसके डेटा को रेफर करने से पहले आप मुझे बताइए आप किन चीजों को देखना पसंद करेंगे। यहां पे ना आपका जो एरिया है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। नंबर 1 प्लानिंग एक्टिविटी, प्लानिंग के अंदर आप क्या इंक्लूड करेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग होगी, फाइनली एग्जीक्यूशन होगा आपका। तो आप मुझे बताओ आप किन चीजों पे ध्यान देंगे, किन चीजों पे आप देखेंगे, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। ऑडिटर एक्सपर्ट वाले पॉइंट देखो, एक बच्चे ने ना, शिवम गोयल ने कहीं ना कहीं आपस में स्टैंडर्ड को लिंक किया और उन्होंने कहा ऑडिटर एक्सपर्ट वाले पॉइंट। कहीं ना कहीं आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा क्या क्या देखेंगे। सर हम देखेंगे कि उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, हम इंटीग्रिटी देखेंगे, हम ये कुछ बेसिक बातें देखेंगे। अगर हमें लगता है कि उस इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन ठीक है एंड दैट इज आउटसाइड दी कंपनी, मान लीजिए एक्सटर्नल है तो थोड़ा इंडिपेंडेंट भी है, हमने इन सारी चीजों पे काम कर लिया, बेसिक बात है, हमने देख लिया कि यार सामने वाला इंडिपेंडेंट भी है, कॉम्पिटेंट भी है, इंटीग्रल भी है, तो हम मतलब इसके काम को तो यूज कर सकते हैं। अभी हमने उसके काम को यूज नहीं किया है, हम अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि सिर्फ हम उसका काम यूज करें या ना करें। तो आपने देखा यार, उससे पहले तो देखो वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। चलो जी, आपका पहला क्वेरी रिजोल्व हो गया, ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज कॉम्पिटेंट, इंटीग्रल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताओ क्या अब आप उसका काम यूज कर लोगे? पहला पार्ट HS 610 का आपने कहा जी मैं उसका इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, ये सारी बातें देखूंगा, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा क्या ये अगर आपका स्टेप नंबर 1
क्लियर हो जाता है तो क्या अब आप उसका काम यूज कर लेंगे? नहीं सर। स्टेप नंबर 2 पे मेरे को देखना पड़ेगा उसका स्कोप, नेचर ऑफ वर्क क्या है, एक इंटरनल ऑडिटर ने क्या क्या काम किया है, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए उसका सारा काम रेलेवेंट ना हो। ठीक है, प्रोफेशनल, स्केप्टिसिज्म, ड्यू केयर, ये सारी बातें जनरल पॉइंट है, हर जगह आ सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे आप क्या बोलोगे भैया, बताओ जरा। दूसरे पॉइंट पे हम बोलेंगे सर उसका स्कोप क्या है, उसका काम मेरे लिए रेलेवेंट है भी या नहीं। ठीक है, आप ये डिसाइड करोगे उसका कौन सा काम मैं अपने लिए यूज कर सकता हूं जिससे कि मैं भी इन्वॉल्व रहूं ऑडिट के अंदर। बिल्कुल हुसैन साहब, आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो देखिएगा यहां पे मैं आपके लिए चीज लेकर आता हूं, ये देखिएगा, बताइएगा क्या आपको ये हैंड रिटन चार्ट सही से दिख रहा है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी सर, दिख रहा है। देखिए वो पार्ट 2 जो है वो सिर्फ इंटर के स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है। आपको मैंने 2 पार्ट में ये स्टैंडर्ड का चार्ट बनाया है। दिस इज पार्ट नंबर 1। अगर आप देखेंगे हैंड रिटन चार्ट में एक चार्ट और अवेलेबल है, ये पार्ट 2। ये फाइनल वाले स्टूडेंट को नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ना अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और इन सारी बातों को भी फर्दर एक्सप्लेन किया है इंटर पे, जो कि फाइनल के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं ऐसे 610 की, तो पहला स्टेप बोलता है कि आप क्या उसका काम यूज कर सकते हैं या नहीं। हमने कहा ठीक है भैया, काम तो यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसकी कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस देखनी पड़ेगी। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ वर्क में मुझे लगता है कि हाँ भैया कुछ काम मेरे लिए उसका रेलेवेंट है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ काम इंटरनल ऑडिटर का आपके लिए रेलेवेंट है, तो क्या आप उसे यूज कर लेंगे? नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कि भैया मैं इनका काम यूज कर रहा हूं। आपको बताना पड़ेगा, आपको इंटरनल ऑडिटर के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भैया आपका काम मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर उन्होंने कर लिया है वो काम कंप्लीट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोऑर्डिनेशन के लिए आपको उनके साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब जो काम आपने उसको यूज किया है, ये नहीं कि ये इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है, इसको मैंने लिया और इसमें जो लिखा है वो मान लिया। नहीं बेटा, इस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को हम पूरा रीड करेंगे, इसके ऊपर हम अपना काम परफॉर्म करेंगे, जिसे हम रीपरफॉर्मेंस बोलते हैं। उसके वर्क पेपर देखेंगे और जो जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया उसे रीपरफॉर्म करेंगे। फाइनली देखेंगे कि इस रिपोर्ट के लिए उन्होंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए या नहीं लिए। ओपिनियन, जो भी कंक्लूजन उन्होंने फ्रेम किया है वो एविडेंसेस के हिसाब से ठीक है या नहीं है। और आप स्टैट ऑडिट वाले पॉइंट भी डाल सकते हो कि इनके काम को किसी ने सही तरीके से रिव्यू किया हो, क्वालिटी रिव्यू हुआ हो, सुपरवाइज किया हो। तो ऐसे 220 वाले पॉइंट जो है वो इंटरनल ऑडिट पे भी आप लगा सकते हो कि भैया क्वालिटी ऑफ वर्क सही है या नहीं है। तो ये वाला पहला पार्ट हो गया मेरा, यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले हम देखेंगे वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, फिर स्कोप ऑफ वर्क, और उसके बाद अगर हम उसका काम यूज कर रहे हैं तो ये 8-10 चीजें जो मैंने आपको बताई ये आपको लगानी होती है। दूसरा पार्ट है इस स्टैंडर्ड का, वो ये है कि आप चाहो तो इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट असिस्टेंस मतलब यार पहले पार्ट में तो हमने इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज किया, मतलब उसकी रिपोर्ट को रेफर किया। दूसरे पार्ट में कह रहा है यूज द इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। यहां पे मैं इंटरनल ऑडिटर को अपनी डायरेक्ट हेल्प में यूज करना चाह रहा हूं। मतलब पहला मैंने काम यूज किया नहीं किया वो तो एक सेपरेट पार्ट था, लेकिन अब मैं इंटरनल ऑडिटर को ही बोल रहा हूं कि आप एक काम करो, मेरी टीम का पार्ट बन जाओ। तो एक बात बताइएगा, क्या वो सारे पॉइंट सेम लगेंगे जो हमने काम को यूज करते हुए देखे थे कि वो कॉम्पिटेंट है, इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव है या नहीं? सेम पॉइंट रहेंगे जहां पे आपने काम को यूज किया था, या मैं डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिटर को यूज करने वाला हूं। कुछ एडिशनल पॉइंट बताओ क्या हो जाएंगे? सर एडिशनल पॉइंट हो जाएंगे, अब मुझे जैसे मैं अपनी बाकी टीम को सुपरवाइज रिव्यू करता हूं, वही सारा मुझे इंटरनल ऑडिटर को भी रिव्यू और रिवाइज करना पड़ेगा उसके काम को। एक एग्रीमेंट मुझे मैनेजमेंट के साथ भी करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट मुझे इंटरनल ऑडिटर के साथ भी करना पड़ेगा। मुझे इंटरनल ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हमारा डेटा कहीं जाके पब्लिक कर दे। मुझे मैनेजमेंट को भी समझाना पड़ेगा कि इनको किसी भी तरह से इंटरफेयर ना करें इनके काम में और इनको इंडिपेंडेंटली काम करने दे। ठीक है, ये कुछ एडिशनल पॉइंट आपके यहां पे भी लग जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरनल ऑडिटर को जब मैं डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज करूंगा तो उसे मैं कोई भी जजमेंटल एरिया या हाई रिस्की एरिया असाइन नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट पे ओपिनियन फ्रेम करने की किसकी है? स्टैट ऑडिटर की है। तो जहां पे भी जजमेंट इन्वॉल्व है या रोमम जिसका ज्यादा है वो एरिया हम असाइन नहीं करेंगे। ये कुछ एडिशनल पॉइंट आ जाते हैं जब आप इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज करते हो। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट बुक से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बुक से तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा इस स्टैंडर्ड को। वाई सर?
हम खुद से कर लेंगे। बेटा आपको याद ना हो तो मैंने एस 610 को ए कैटेगरी स्टैंडर्ड में डाला हुआ है, तो इसलिए इसको बुक से करवाना ही करवाना है। लो जी, अरे ये कौन सा है, 510 है। तो आ जाओ जी, फटाफट बुक पे आ जाओ सभी लोग। रेलेवेंट पार्ट देखेंगे, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, हाँ जी सर। यहां से अगर आप देखें तो ये जो पहली लाइन है, डिटरमाइनिंग वेदर, बेटा मैं 10 मिनट के लिए आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं। आफ्टर 10 मिनट्स आई विल चेक ऑल योर कमेंट्स, तो अभी 10 मिनट कोई भी कमेंट ना करें। क्या कहता है, डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड। और एक और बात, अगर किसी ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो पहली सिचुएशन क्या है, सेक्शन ए क्या बोलता है कि आपको देखना है कि इंटरनल ऑडिटर का काम आप कितना और कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बी पे और आ जाते हैं एक बार, सिचुएशन बी। ये है हमारी सिचुएशन नंबर बी। ये क्या कहता है, डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे 610 कर रहे हैं, तो जैसे मैंने हैंड रिटन चार्ट बना रखा है, देखोगे आप, जैसे मैंने ये हैंड रिटन चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है टेबल फॉर्मेट में। पहला मैंने दिखाया आपको कहां कहां पे काम यूज कर सकते हैं, कहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस। तीनों के सब पॉइंट कॉमन है तो तीनों सब पॉइंट बना दिए, और तीनों के की पॉइंट डाल दिए, क्योंकि की पॉइंट भी दोनों के सिमिलर है, तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो ये आधे पेज में, मतलब 5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट ऐसे 610 का रिवीजन कर सकते हो। या तो आप मेरे हैंड रिटन चार्ट को फॉलो कर लेना, या आप खुद से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि फिर उसके बाद आपको बुक से रीडिंग का समय लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो जी, मैं चार्ट से भी बाद में आपको एक बार करवा दूंगा, पहले मेन बुक से देख लो। देखो जी, सबसे पहले आता है डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरिया एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड। देखिएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसे इवैल्यूएट करो कि वो इंडिपेंडेंट है भी या नहीं है, कॉम्पिटेंट है भी या नहीं है। तो इसको मैं आपके लिए लिख रहा हूं स्टेप नंबर 1। सभी स्टूडेंट मेरे साथ मार्क करेंगे बुक के अंदर से, ठीक है। ठीक है, एक स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है, बीच में मैं ले लूं क्या? ले लेता हूं। विपिन आपने भी लिखा बेटा जो क्लास हो चुकी है उनके नोट्स दे दीजिए, रिवीजन नहीं हो रहा। बेटा कौन से नोट्स की बात कर रहे हो, बस ये बता दो। अगर आप हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहे हो जो मैं दिखा रहा हूं, वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है सारे, ठीक है, सारे नोट्स अवेलेबल है। आपको कौन से नोट्स चाहिए मेरी साइड से, आप ये बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने सब दे रखा है। विपिन पाल आप जल्दी से बताओ, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जल्दी बताइएगा बेटा। द PS टेक, बेटा ये एक्चुअल लाइव है, ठीक है, जल्दी से बता दो आप। टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे हैंड रिटन चार्ट्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको सीए फाइनल ऑडिट नोट्स का लिंक मिलेगा। सीए फाइनल ऑडिट नोट्स वाले टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ सही है। विपिन कह रहे हैं टेलीग्राम पे नहीं मिला, तो विपिन मैं लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालूंगा दोबारा से आज के बाद, कमेंट सेक्शन में। मेन टेलीग्राम चैनल का भी, सीए फाइनल ऑडिट नोट्स का भी, आप उस पर ज्वाइन करना, वहां आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है, सब मिल जाएंगे। अब मैं आगे चलता हूं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है जी, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवैल्यूएट कर लेंगे हम। उसके बाद देखेंगे अगर फंक्शन ठीक है, इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है, तो हम उनका नेचर ऑफ वर्क देखेंगे कि उनका काम क्या है, क्या हमारे लिए रेलेवेंट है भी या नहीं। तो दूसरा कहता है डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड, कौन सा काम कितना यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। तीसरे में हम उनका काम यूज करते हैं। मान लो स्टेप 2 पे हमने डिसाइड कर लिया ABC, ये 3 काम हमारे लिए रेलेवेंट है, हमने रेलेवेंसी को आइडेंटिफाई किया। तीसरे पे फाइनली हम उस काम को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, स्टेप नंबर 3। अगर आप मेरा हैंड रिटन चार्ट देखेंगे, मैं साथ साथ कंपैरिजन करवा देता हूं समझ आने के लिए। तो स्टेप नंबर 1, इवैल्यूएट द IA फंक्शन। इसको देखिए मैंने हिंदी में क्या लिखा आपके लिए, क्या इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करें। सबसे पहले हम डिसाइड कर रहे हैं क्या इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करें। सिंस ये चार्ट मैंने मर्ज करके बनाया है डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी, तो स्लैश करके मैंने लिखा क्या IA को यूज करें। IA को यूज करें मतलब डायरेक्ट असिस्टेंस। स्टेप नंबर 2 पे हम देख रहे हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क, तो दूसरे पे लिखा मैंने कौन सा काम यूज करें,
कौन सा काम यूज कर सकते हैं हमें डिसाइड करना होगा। तीसरे पे कितना नहीं, कौन सा और कितना ऊपर ही जाएगा, और उसका काम अगर यूज करें तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, पॉइंट टू बी कंसिडर। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। जिनको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो स्टेप 1 पे हम डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, मैं लिख देता हूं, हम डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। दूसरे पे हम नेचर एंड स्कोप को देख रहे हैं। तीसरे के ऊपर हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, मतलब उनका काम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। यहां पे ये सारे पॉइंट आपके यूजिंग द वर्क हो गए, और उसके बाद सिचुएशन 2 आ जाएगी। सिचुएशन 2 में भी यही तीनों सेम पॉइंट आपको मिलेंगे, वर्क की जगह डायरेक्ट असिस्टेंस आ जाएगा। हाँ जी सर, समझ आ गया। अब कीवर्ड आप मेरे साथ हाईलाइट कीजिएगा, कीवर्ड आप मेरे साथ हाईलाइट कीजिएगा। क्या कहता है देखिए, The external auditor shall determine whether the work of internal audit function can be used for the purpose of audit by evaluating the following. Keyword आपको क्या क्या याद रखने हैं? The extent to which the internal audit function, organizational status and relevant policy and procedure support the objectivity of the internal auditor. कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर देखना होगा क्या ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती भी है या नहीं। द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कॉम्पिटेंसी क्या है उनकी, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब देखना होगा। Whether the internal audit function apply a systematic and disciplined approach including quality control, क्या वो सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को डेफिनेटली, ना कि स्टेट ऑडिटर के स्टैंडर्ड्स को। क्या वो क्वालिटी कंट्रोल SQC1 को फॉलो करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा उनके काम को यूज करने से पहले। तो 3 पॉइंट क्या क्या हुए, हमें ऑब्जेक्टिविटी देखनी है, कॉम्पिटेंस देखना है, और एक डिसिप्लिन अप्रोच और क्वालिटी कंट्रोल देखना होगा कि वो लोग फॉलो करते हैं या नहीं। अगर इसका आंसर आपका यस आ जाता है तो हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे, कौन सा काम यूज करें, कितना यूज करें। तो दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, द एक्सटर्नल ऑडिटर, ये एक ही ए पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब जनरल पॉइंट है। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल कंसिडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क दैट has been performed or is planned to be performed by the internal audit function and its relevance to the external auditor overall audit strategy and audit plan. आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है या करने वाले हैं, और वो हमारे लिए कितना रेलेवेंट हो सकता है। उसके बाद क्या कहता है, द एक्सटर्नल ऑडिटर, ये सारे जनरल पॉइंट है बेटा, shall make all the significant judgment, एक्सटर्नल ऑडिटर ही सारी significant judgment लेगा in the audit engagement to prevent undue use of the work of internal audit function, shall plan to use less of the work of the function and perform more of the work directly. ये जनरल पॉइंट था कि आपको खुद कम काम यूज करना है और खुद से ज्यादा करना है। The external auditor shall also evaluate whether using the work of internal audit function to the extent planned would still result in the external auditor being sufficiently involved in the audit. भैया उसका काम यूज करने के बाद भी sufficiently आप इन्वॉल्व रहें। तो अगर आप देखेंगे बी और सी पॉइंट जो है वो दोनों ही मोर और लेस सेम पॉइंट है कि आपको उसका काम कम यूज करना है और आपको इन्वॉल्व रहना है ऑडिट के अंदर। फिर लास्ट पॉइंट कहता है कि आप अगर उसका काम यूज कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इन अकॉर्डेंस विद एस 260 कम्युनिकेट हाउ द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो एक और बात बताऊं मैं आपको, ये तीनों ही पॉइंट बी सी एंड डी कॉपी पेस्ट कर देना डायरेक्ट असिस्टेंस में भी, पॉइंट 1 और 2 कॉपी पेस्ट कर देना डायरेक्ट असिस्टेंस में। आप एक बताओ, मैंने पॉइंट सी को कॉपी पेस्ट करने के लिए क्यों नहीं बोला? अब मैं आपको इस तरह से चेक करूंगा कि आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने कहा डायरेक्ट असिस्टेंस के अंदर आप पॉइंट ए और बी को कॉपी कर देना, सी के लिए मैंने मना किया, बताओ क्यों? लव यू मनोज, बताइए। सी पॉइंट, मैं साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर रहा हूं। थैंक यू मनोज। SS 610 इज गोइंग ऑन, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। जल्दी से बताइए बेटा। मैंने आपको सी पॉइंट क्यों कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं बोला जब हम डायरेक्ट असिस्टेंस में जाएंगे? बिकॉज सर इसमें काम खुद करेंगे तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल से मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला बेटा। यहां पे हम उसका काम यूज कर रहे हैं तो हमें काम देखना पड़ेगा उसने सही किया या नहीं किया। डायरेक्ट असिस्टेंस में हम इंटरनल ऑडिटर को ही यूज करेंगे तो वाले क्वालिटी कंट्रोल मैं लगाऊंगा, ना कि उनकी क्वालिटी मुझे देखनी होगी। ठीक है, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना।
तो अगर आप पहला स्टेप देखें तो आपने देखा ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, डिसिप्लिन अप्रोच एंड क्वालिटी कंट्रोल। स्टेप 2 पे आपने नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क देखा। उसके अलावा फालतू के 2 पॉइंट कि भैया आपने अनड्यू यूज ऑफ द वर्क नहीं करना है, सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहना है और कम्युनिकेट करना है ऐसे 260 के हिसाब से। ठीक है सर। फाइनली यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखिए यहां पे ना आप हमेशा अपने आप से बात कीजिएगा, अब मैं इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर रहा हूं, तो काम को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उससे रिपोर्ट ली और लेके रख ली, नहीं भैया। काम को यूज करने का मतलब ये है कि हम उसकी रिपोर्ट लेंगे और उस पर हम काम करेंगे, उसको रीड करेंगे। पढ़िएगा, कीवर्ड को हाईलाइट करते हुए पढ़िएगा। इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आपने फाइनली आपने उसके काम को यूज करना डिसाइड कर लिया। The external auditor shall discuss the plan use of its work with the function as a basis for coordination their respective activity। तो आप इंटरनल ऑडिटर को बता देना कि भैया ये काम हम आपका यूज करने वाले हैं। The external auditor shall read the reports of the internal audit function to obtain an understanding of the nature and extent of audit procedure it's perform and the related finding। फिर उनकी ऑडिट रिपोर्ट को पूरा रीड करना, देखना क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या उनका प्रोसीजर है, सब आपको वहां से पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, The external auditor shall perform sufficient audit procedure on the body of the work of internal audit function as a whole that the external auditor plan to use to determine its adequacy for the purpose of audit, including evaluating whether। पहले आपने रीड किया, अब उसके ऊपर हम रीपरफॉर्म कर रहे हैं, sufficient appropriate audit procedure लगा रहे हैं। क्या देखिएगा, पहले क्या देखोगे आप प्रोसीजर लगा के, the work of the function have been properly planned, performed, supervised, reviewed and documented। आप उसके काम को चेक करो, कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाओ ये इंश्योर करने के लिए प्लानिंग सही हुई है, एग्जीक्यूशन सही हुआ है, ऐसे 220, हालांकि स्टैट ऑडिट का ऐसे 220 लेकिन मैं लगा रहा हूं सुपरविजन, रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेड उसका सही है इंटरनल ऑडिटर का। Sufficient appropriate audit evidence have been obtained to enable the function to draw reasonable conclusion। जो भी उन्होंने conclusion फ्रेम किया है उसके लिए उनके पास sufficient appropriate audit evidence है। तीसरे पे आता है जो उन्होंने conclusion reach किया है are appropriate in the circumstance and the report prepared by the function are consistent with the result of the work performed। तो ये 3 बातें आपने एडिशनल देखनी है। तो सभी स्टूडेंट कीवर्ड मेरे को कमेंट करेंगे अगर हम यूज कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर के काम को तो ऑडिटर क्या क्या देखेगा। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है, सर वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा इंटरनल ऑडिटर से फॉर कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद रीड करेगा किसको, उसकी रिपोर्ट को, फिर परफॉर्म करेगा क्या, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और उसके अंदर क्या क्या चेक करेगा वो कि जो उसका काम है, जो उसका वर्क है वो प्रॉपरली प्लान होना चाहिए, परफॉर्म्ड होना चाहिए, सुपरवाइज्ड होना चाहिए, रिव्यूड होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर द कंक्लूजन। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो उनका कंक्लूजन है या जो उसकी रिपोर्ट है वो कंसिस्टेंट है। ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से सीए फाइनल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में तीनों स्टेप नहीं लिखने आएंगे कि भैया बताओ प्लानिंग पे क्या करेगा, फिर सेकंड स्टेप पे क्या करेगा, थर्ड स्टेप पे क्या करेगा। बेसिकली आपके एग्जाम में एक केस स्टडी आएगी जहां पे एक एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर रहा होगा और वहां पे आपसे एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाएगी। तो आप चाहे तो एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, बिफोर यूजिंग दी वर्क ही विल चेक द इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस और उसके नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क। उसके बाद आपको मेन पॉइंट जो है वो ये फ्रेम करने होंगे, मेन पॉइंट जो है ये आपको फ्रेम करने होंगे। उसके बाद क्या कहता है, ये एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है, द नेचर एंड एक्सटेंट of external auditor audit procedure shall be responsive to the external auditor evaluation। external auditor को evaluate करना पड़ेगा क्या, the amount of judgment involved, किस एरिया में कितना इन्वॉल्व है, एरिया का रिस्क, the extent to which the internal audit function, organizational status and relevant policy and procedure support the objectivity, the level of competence of the function and shall include re-performance of some of the work। तो ये क्या है, ये सारी जजमेंट बेटा कौन इवेल्युएट करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करेगा। तो ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एरिया खत्म हो जाता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब हम बात करेंगे क्या, यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। अब मैं एक काम करूंगा बिना रीड किए प्लानिंग वाले पॉइंट, चलो एक बार रीड कर देते हैं, देखिएगा सेम होंगे पॉइंट बेटा। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, डिटरमाइनिंग वेदर इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। सबसे पहले देखो क्या इंटरनल ऑडिटर को हम डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज भी कर सकते हैं क्या,
if using internal auditor to provide direct assistance is not prohibited by law or regulation, and the external auditor plan to use internal auditor to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall evaluate the existence and significance, क्या जी, threat to objectivity and level of competence of the internal auditor. अगर आपको objectivity hampered मिले, independent ना मिले, तो हम उनके काम को यूज नहीं करेंगे, ठीक है. उसके बाद डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड. अब यहाँ पे यूज्ड वर्ड नहीं होगा, हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, उसे काम असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ वर्ड चेंज हो जाएगा क्या, दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. एक बात बताइएगा कमेंट कर क्या इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज करना या उसके काम को यूज करना, ये मैंडेटरी है क्या या ऑडिटर का ऑप्शनल है, ऑडिटर डिसाइड करेगा. जल्दी बताओ, मैंडेटरी और इट्स ए ऑडिटर डिसीजन, जल्दी बताइएगा. बताइए प्लीज, क्या ये मैंडेटरी है या ये ऑप्शनल है? ऑप्शनल है जी, ये मैंडेटरी नहीं है. ऑडिटर डिसाइड करेगा क्या मुझे इंटरनल ऑडिटर के काम को या उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज करना है या नहीं करना है. तो कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि ये मैंडेटरी है भैया. तो फाइनली अब आप देख रहे हो कि कौन सा काम उसे असाइन कर सकते हैं. देखिएगा, in determining the nature and extent of work that may be assigned to internal auditor, the nature, time and extent of direction, supervision and review that is appropriate in the circumstance, the external auditor shall consider. External auditor मतलब स्टैट ऑडिटर को क्या क्या देखना होगा. नंबर 1, उस एरिया में जजमेंट कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि आप ऐसा कोई भी मत काम देना जहां पे जजमेंट बहुत ज्यादा हो. इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड, ये आप ही को करना होगा, ठीक है. उसके बाद क्या कहता है, द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो पहला पॉइंट किस पे था जी, जजमेंट. दूसरा पॉइंट क्या था, रोमम, ठीक है. तीसरा क्या कहता है, द एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएशन द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेशन ऑफ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर हु विल बी प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंस. तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस. आप उसे क्या काम देंगे, कितना देंगे, एनटीई, तो वो किस पे रहेगा, जजमेंट पे. किस पे रहेगा बेटा, जजमेंट पे, रोमम पे और साथ ही साथ कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस. ये कॉमन पॉइंट है. ऐसे 260 के हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उसके काम को देखना पड़ेगा. ये पॉइंट मैं रीड कर देता हूं. द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू द एक्सटेंट प्लान together with the plan use of the work, आप पिछले काम भी यूज कर रहे हो शायद, would still result in the external auditor being sufficiently involved in the audit. ये दोनों ही पॉइंट आपके क्या थे, सेम थे. तो यहाँ पे अगर आप उसका काम देखते हो, सेकंड स्टेप पे नेचर एंड एक्सटेंट देखते हो, तो क्या क्या पॉइंट आए, जजमेंट, रोमम, कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस, उसके साथ ही साथ कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड स्टैट ऑडिटर शुड बी सफिशिएंटली इन्वॉल्व इन द ऑडिट. फाइनली यू आर यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. तो क्या क्या कीवर्ड बनते हैं देखिए. प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटर, द ऑडिटर शेल क्या क्या करेगा, 2 एग्रीमेंट लेने हैं. ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट. ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट कहां से जी, फ्रॉम एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी दैट द इंटरनल ऑडिटर विल बी अलाउड टू फॉलो द एक्सटर्नल ऑडिटर इंस्ट्रक्शन and the entity will not intervene in the work of internal auditor to perform the external auditor, and obtain written agreement from the internal auditor that they will keep confidential specific matter as instructed by the external auditor and inform the external auditor of any threat to objectivity. उसके बाद भैया एडिशनल पॉइंट आ जाते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर को ऐसे 220 के हिसाब से उनके काम को क्वालिटी देखना होगा, डायरेक्शन सुपरविजन करना होगा एंड रिव्यू करना होगा उनके काम को, और सारे कंक्लूजन को आप इंटरनल ऑडिटर के ऊपर नहीं छोड़ सकते हो. ये था स्टेप नंबर 3. इसमें भी एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है जैसे वहां पे ऊपर आया था स्टेप नंबर 4, सॉरी जनरल क्वेश्चन. जनरल क्वेश्चन क्या है, एरिया वेयर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर शैल नॉट बी यूज्ड. कहां पे आप इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं करेंगे. तो ऊपर से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जहां जजमेंट ज्यादा हो, जहां पे रोमम ज्यादा हो. लेकिन यहां जजमेंट जहां पे ज्यादा होती है उसके कुछ एग्जांपल दिए, देखिएगा. द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट. अब ऊपर तो एक ही लाइन थी और दूसरा क्या था, रिस्क. लेकिन यह जजमेंट के 5-6 एग्जाम्पल दिए. कैसे जजमेंट कहां ज्यादा होती है, ऐसे एरिया जहां पे हम रिस्क देखते हैं. हम ये देखते हैं कि सफिशिएंसी जो हमने टेस्ट किया वो सफिशिएंट है या नहीं है.
हम मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न असेसमेंट करते हैं, वहां जजमेंट इन्वॉल्व होता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट में हमारा जजमेंट यूज होता है। इवन रिलेटेड पार्टी भी आप लिख सकते हो। इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे भी जजमेंट यूज होता है। उसके बाद कह रहा है ऐसा काम रिलेट टू द वर्क विद विच द इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व, ऐसा कोई काम जहां हम इंटरनल ऑडिटर को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो उसकी डिसीजन मेकिंग स्टैट ऑडिटर ही करेगा। रिलेट टू डिसीजन कि इंटरनल ऑडिटर को यूज करें भी या ना करें, उसमें भी एक्सटर्नल ऑडिटर ही वो डिसीजन मेकिंग करेगा। बाद में जो भी काम आपने किया है वो सब आपको डॉक्यूमेंट तो करना ही होता है। तो ये था आपका एसे नंबर 610। अगर मैं आपको इसको एक बार फटाफटली क्विकली मैं आपको दिखाऊं हैंडेड एंड चार्ट से, तो आप देखिएगा यहां पे आपके सारे कीवर्ड हाईलाइट हो जाते हैं। सबसे पहले आप देखते हो क्या हम किसी इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलेवेंट प्रोसीजर टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच लगाया या नहीं लगाया। अगर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस में बोलूं तो सेम पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। इफ दे आर नॉट कॉम्पिटेंट देन विल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। लेकिन याद रखना ये थर्ड पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिटरमाइनिंग द एनटीई ऑफ द वर्क और एनटीई ऑफ द डायरेक्ट असिस्टेंस। तो उसमें हम क्या देखेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क, क्या वो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद एक जनरल पॉइंट आया था द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट टू प्रिवेंट अनड्यू यूज, शैल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली। और फिर आपने देखा था कम्युनिकेट करना होगा विद दी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऐसे 260 के हिसाब से। सेम पॉइंट आपके आए थे यहाँ पे जब आप डायरेक्ट असिस्टेंस में देखते हो द अमाउंट ऑफ जजमेंट आपको देखना है, एविडेंस गैदर्ड आपको देखना है, रोमम और इंडिपेंडेंस आप चेक करेंगे। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट टू प्रिवेंट अनड्यू यूज और शैल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ द फंक्शन एंड प्लान मोर वर्क ऑफ द डायरेक्टली। उसके बाद हमने जो की पॉइंट थे, जो सेपरेट पॉइंट थे, वो आपके लिए इस हैंड रिटन चार्ट में मेंशन कर दिए। तो वेरी क्विक रिवीजन के लिए आप इस हैंड रिटन चार्ट को फॉलो कर सकते हैं या खुद से इसको रेफर करते हुए, मेन बुक को रेफर करते हुए आप खुद से भी अपना एक प्यारी सी एक समरी बना सकते हो। लेकिन बनाना कंपेयर करते हुए, ताकि आपको एक पॉइंट एक ही बार रीड करना पड़े, दूसरी बार आपको वो रीड करना ना पड़े, ठीक है। ये था हमारा एसे नंबर 610। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब हम करेंगे हमारे दो स्टैंडर्ड, एसे नंबर 510 और 710। ये हमारा हो गया 610, ठीक है जी। और अब अगर आप देखेंगे तो हम करने वाले हैं 510 और 710, ये रहा, ठीक है जी, 510 और 710। कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा ये स्टैंडर्ड आपका। शिवम गोयल कह रहे हैं यूज ऑफ द डायरेक्ट असिस्टेंस कैन बी डिनाइड बाय द एंटिटी बट यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क कैन नॉट बी डिनाइड बाय एंटिटी। एम आई राइट? नो, यू आर नॉट राइट। क्योंकि देखिए दोनों ही केस में आपको मैनेजमेंट का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, दोनों ही केस में। अगर मैनेजमेंट आपको बोलती है नहीं भैया हम हमारे इंटरनल ऑडिटर के काम को आपको यूज नहीं करने देंगे, तो उस केस में आप इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट तो मांग सकते हो, उस पर आपका राइट है, क्योंकि वो एक एविडेंस है, वो एक रिपोर्ट है, वो पब्लिक रिपोर्ट है, वो तो आप ले ही सकते हो। लेकिन आप उसके वर्क पेपर्स और उससे बाकी चीजों के लिए आप डिमांड नहीं कर सकते। आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो, मैनेजमेंट आपको इंक्वायरी के लिए नहीं रोक सकती। तो इंटरनल ऑडिटर की मैं इंक्वायरी कर सकता हूं, इंटरनल ऑडिटर की मैं रिपोर्ट ले सकता हूं, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके वर्क पेपर्स और उसके फाइल को यूज करना, उसके लिए डेफिनेटली मैनेजमेंट हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और अगर डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी अगर मैं बात करूं तो हमें मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए। अगर मैनेजमेंट मना कर देती है तो भी हम यूज नहीं कर पाएंगे, उस केस में हमें सारा काम खुद से ही करना पड़ेगा। और ऐसे केस में हम डिस्क्लेमर भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल को चेक करना। वो तो एक एड ऑन हमारा सपोर्ट सिस्टम आ जाता है। लो की रिक्वायर मतलब स्टैंडर्ड कहता है कि अगर मैनेजमेंट अलाउ करती है तो आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी और वर्क के लिए भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ये राइट आ गया कि हम कर मतलब मेरा चॉइस है, कर सकता हूं तो मैनेजमेंट को देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है भैया। अलग से एग्रीमेंट होगा, अलग से आपकी फीस भी कम होगी उस केस में। स्टैट ऑडिट की फीस भी कम हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि आपका नंबर ऑफ आवर्स कम हो गए ना। नंबर ऑफ आवर्स कम हो गए तो मैनेजमेंट कहेगी भैया एक काम करो, इसका बेनिफिट दो हमें, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं एसए नंबर, बिल्कुल रेलेवेंट है भैया, सब कुछ इंटर के लिए रेलेवेंट है। और हालांकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दी थी मैंने ये बात कि जितनी भी वीडियोस पीछे मैंने करवाई है और अभी आने वाली वीडियोस हैं, इंटर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है।
SA 510 और 710 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपको इसके लिए एक स्टैंडर्ड आपका SA नंबर 705, जिसमें हम मॉडिफिकेशन इन दी ऑडिट ओपिनियन की बात करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, तो 705 आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊं 5 से 8 पॉइंट, 5 to 8 पॉइंट्स। तो अगर आप चाहें ना अपनी नोटबुक के अंदर, अभी नहीं, स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद SA 510 प्लस 710 की एक समरी बना लेना, और उस समरी में कितने पॉइंट आएंगे, 1 to 8 पॉइंट्स आएंगे। आपने कुछ नहीं करना, पेपर में कोई भी सवाल आ जाए, इन 8 पॉइंट में से पॉइंट को लिख देना है, काम खत्म। मतलब दोनों स्टैंडर्ड में मैंने आपका टाइम बचा दिया। 8 से 10 पॉइंट में खत्म हो जाएगा ये पूरा स्टैंडर्ड। आप चाहो तो बाकी ऊपर के पॉइंट भी छोड़ देना, नीचे के भी छोड़ देना, दाएं बाएं सब छोड़ देना, उन 8-10 पॉइंट में से आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। हाँ, इसके अलावा SA 705 कि कब हम किसी ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, एडवर्स करते हैं, डिस्क्लेमर करते हैं, वो आपको अलग से पता होना चाहिए, जो कि SA 705 से निकल के आएगा। तो ये स्टैंडर्ड ना बड़े आसान स्टैंडर्ड है, 510 भी और 710 भी। एक काम करते हैं, वी आर टेकिंग ए 2 मिनट ब्रेक, क्योंकि मैं पानी लेके आना भूल गया हूं, मैं पानी ले आता हूं थोड़ा सा। आप लोग भी 2 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन चार्ट सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है जी। लेट्स टेक ए 2 मिनट ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू द क्लास। चलिए जी, मैं वापस आ चुका हूं। आप लोग भी आराम से आ जाइएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आप लोग तैयार हैं आगे पढ़ने के लिए। अब हम करेंगे 2 स्टैंडर्ड, ऐसे नंबर 510 और 710। मुस्कान, आपकी क्वेरी पूरी लिखो बेटा। CA इंटर में न्यू स्टैंडर्ड्स लिखना चाह रहे हो आप, शायद पूरा लिखो। लेकिन और मैंने बाकी पीछे के लेक्चर में ना टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है। कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर टाइम स्टैम्प डाल दीजिए। पीछे वाले चारों स्टैंडर्ड में, चारों लेक्चर्स में मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। एक बार वापस आ जाओ तो बताना।
यस सर, यस सर, आ गए जी। ऐसे 500 और 710 में सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस देखना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ही आप दोनों में डिफरेंस समझने के बाद आगे बढ़ पाएंगे। देखिए 510 बात करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस, कि अगर आप कोई फर्स्ट टाइम किसी एंगेजमेंट को कर रहे हैं, पहली बार आप किसी क्लाइंट को कर रहे हैं, तो आपको 510 को फॉलो करना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस को आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंसेस को देखना पड़ेगा वो सारे सही से कैरी फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है या नहीं है, अगर कोई भी चेंज हुआ है प्रायर पीरियड के अंदर उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया गया है या नहीं किया है। ये अगर आपका कोई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको ये ऐसे 510 फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप किसी क्लाइंट को सेकंड टाइम या रेकरिंग ऑडिट है कोई, जब पिछले साल भी आपने ऑडिट किया था, उस केस में आपको 510 नहीं देखना। क्या उस केस में भी ओपनिंग बैलेंस को चेक करना पड़ता है? डेफिनेटली चेक करना पड़ता है, लेकिन तब हमारा जो स्टैंडर्ड है वो लगता है एसए नंबर 710। कौन सा लगता है? एसए 710। तो एक बात तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिएगा कि 510 सिर्फ और सिर्फ नए क्लाइंट के ऊपर लगेगा। किस पे लगेगा? न्यू एंगेजमेंट, या फिर दूसरे तरीके से बोलूं तो जो हम फर्स्ट टाइम अगर किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं तो 510 लगेगा। अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? एसए 710 लगेगा। 710 ओपनिंग बैलेंसेस के अलावा एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल की भी बात करता है, वो हम एडिशनली सेपरेटली देखेंगे। तो आप लोगों को आई होप दोनों में डिफरेंस तो पता चला हो। इसका मतलब ये है सर कि अगर मैं कोई क्लाइंट पहली बार कर रहा हूं, अगर कोई क्लाइंट मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, तो मेरी बेसिकली कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बातें। अगर देखो सुनो, 510 और एसए 710, यहां पे मैं क्लाइंट फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, यहां पे क्लाइंट मेरा रेकरिंग है। तो आप मुझे बताओ ज्यादा काम कहां करोगे? जहां 510 लगा रहे हो वहां पे, या जहां 710 लगा रहे हो? मतलब कोई क्लाइंट में पहली बार कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, यस। तो यहां पे अपनी थोड़ी सी क्या रहेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी। हमें देखना पड़ेगा पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या ओपिनियन थी, क्या ऑडिट हुआ भी था या नहीं था, क्या ओपनिंग बैलेंस सही से कैरी फॉरवर्ड हुए, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी सही से कैरी फॉरवर्ड हुई, क्या कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया, क्या कोई प्रायर पीरियड आइटम है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पिछले साल अनमोडिफाइड ओपिनियन चली गई थी बट करंट ईयर में मेरे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे पिछले साल के ओपिनियन में चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे वी हैव सम एडिशनल वर्क टू परफॉर्म। बाकी कॉमन पॉइंट रहेंगे, बाकी सारे पॉइंट क्या रहेंगे? कॉमन पॉइंट रहेंगे। देखिएगा मैं यहां से रीड कर रहा हूं और दो ही पॉइंट है, एक ओपनिंग बैलेंसेस और एक अकाउंटिंग पॉलिसी, बस दो ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो मैं पॉइंट भी आपके लिए मार्क करवाऊंगा बकायदा। तो क्या कहता है देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस। एक ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है ओपनिंग बैलेंस को लेकर इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एक बात बताइएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव है क्या ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट प्लस रेकरिंग दोनों में सेम रहेगा नहीं रहेगा? पहले मैं पढ़ देता हूं क्या कहता है। देखिए, in conducting an initial audit engagement, the objective of auditor with respect to opening balance is to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether what, किस चीज के लिए sufficient appropriate audit evidence चाहिए? Number one, we need sufficient appropriate audit balance for the opening balance. That opening balance contain misstatement that materially affect the current period financial statement. कहीं ऐसा तो नहीं opening balance में ही गलती हो जिससे कि मेरे current year के financial भी misstated हो जाएं। दूसरा, whether appropriate accounting policy reflected in the opening balance have been consistently applied in the current period. बेटा आपका AS1 क्या बोलता है कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए और changes thereto are properly account for and adequately presented and disclosed in accordance with the applicable FRF. तो पहला पॉइंट क्या आया कि ऑडिटर को देखना पड़ेगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, you have to obtain sufficient appropriate audit evidence for the opening balances. और दूसरे नंबर पे क्या कहता है, आपको क्या देखना है? अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी में 3 पॉइंट आ जाते हैं आपके, क्या क्या बताओ? 3 पॉइंट क्या क्या है? नंबर 1, दैट शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। हाँ या ना? हाँ जी सर। और अगर कोई चेंज है तो वो चेंज प्रॉपरली क्या हो जाए? अकाउंट फॉर हो जाए। और वो जो चेंज है वो चेंज प्रॉपरली क्या हो जाए? डिस्क्लोज हो जाए। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। 2 पॉइंट है, ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट ना हो, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड है, अगर कोई चेंज है उसके अंदर दैट इज प्रॉपरली अकाउंटेड एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद FRF। ये ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद क्या कहते हैं देखिए,
ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप मुझे बताइए एक ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है। देखिएगा, सबसे पहले क्या कहता है, द ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी। सर ये इफ एनी वर्ड क्यों लगाया? ऐसा हो सकता है कि कंपनी फर्स्ट ईयर क्लाइंट है, कंपनी का भी पहला साल है, पिछला कोई फाइनेंशियल ही नहीं है, पिछली कोई ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है। तो पहला क्या कहता है, द ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द प्रीडेसेसर ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब लास्ट ईयर ऑडिटर की रिपोर्ट की देयर ओन। भैया आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई अवेलेबल है तो उसे उठा लो, इफ एनी फॉर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर, सो दैट आप ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई कर सके कि सही से कैरी फॉरवर्ड हुआ क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी को देख सकें। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, रीड द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balance contain misstatement that materially affect the current period financial statement। आपने क्या लेना है, sufficient appropriate audit evidence लेना है। किसके लिए? दोनों पॉइंट सेम है जो आप ऊपर पढ़कर आए हो ऑब्जेक्टिव में। क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर द प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस, इस साल के ओपनिंग बैलेंस, एक ही बात है, हैव बीन करेक्टली ब्रोट फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड और वेयर एप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट have been disclosed as a prior period item in the current period statement of profit and loss account। आपने क्या करना है, सबसे पहले लास्ट ईयर के फाइनेंशियल लेने हैं, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट लेनी है, फिर क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, देखना है करंट पीरियड फाइनेंशियल में क्या लास्ट ईयर फाइनेंशियल से सारे नंबर सही से ब्रॉट फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए। अगर कोई भी चेंज है तो क्या कोई प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रायर पीरियड आइटम आपके यहाँ पे डिस्क्लोज है या नहीं है। आपने देखना है अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई या नहीं हुई। देखिए, वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो आपने देखना है अकाउंटिंग पॉलिसी सही से लगी या नहीं लगी। उसके बाद कहता है परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ये आ गए आपके ऑडिट प्रोसीजर। देखो जी बच्चे, एक बात बताना चाहूंगा मैं, ऑडिट को जितना फ्लो में आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आपको प्रोसीजर आपके माइंड में आना चाहिए कि यार ओपनिंग बैलेंस में कैसे वेरीफाई करूंगा। सबसे पहले भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है ओपनिंग बैलेंस सही से ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाए। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन मेरा है कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी। कैसे करोगे, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले देखो कि आप कोई रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या लास्ट ईयर के, क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अब उसे रीड करो। क्या रीड करें, देखो कि जो नंबर हैं ओपनिंग बैलेंसेस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हो, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो प्रायर पीरियड आइटम हमारे यहाँ डिस्क्लोज्ड है या नहीं है। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी देख लो कंसिस्टेंट है या नहीं है लास्ट ईयर से इस साल में। ये दो काम तो बड़े आसान हो गए। तीसरा काम क्या कहता है, परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। क्या क्या हो सकते हैं, देखो नंबर 1, वेयर द प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड परस्यू द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां लिख दू ऑलरेडी कवर्ड अबव, ऑलरेडी कवर्ड इन अबव पॉइंट। तो ये तो रिपीट पॉइंट है, ये तो रिपीट पॉइंट है, ये अलग से बता रहा है क्या क्या कर सकते हो। दूसरा, इवैल्यूएट वेदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म इन करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंस। कह रहे हैं करंट पीरियड के ऑडिट प्रोसीजर आपको एविडेंस दे सकते हैं लास्ट ईयर के रिगार्डिंग। मैं चाहूंगा एक या दो एग्जांपल, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि मैं करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर से लास्ट ईयर का बैलेंस कैसे वेरीफाई कर सकता हूं। तीसरा कहता है, जनरल पॉइंट है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाओ ओपनिंग बैलेंस पे टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। तो दोनों के एग्जांपल बताओ आप मुझे। एक एग्जांपल ऐसा बताओ जो करंट ईयर का ऑडिट प्रोसीजर है बट दैट कैन प्रोवाइड एविडेंस टू द लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस। एक ऐसा बताओ जिसमें करंट ईयर में एक नया ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता हूं, एक अलग से ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता हूं जिसपे मुझे ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्ट मिले। शिवम गोयल ने बिल्कुल सही रिप्लाई दिया है, सर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स थे उनका रिसीविंग देख सकते हैं। क्या कह रहा है ये, रिसीवेबल्स चेक कर लो, जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग जिन लोगों से हमें पैसा लेना है ना, मान लो राम से लास्ट ईयर के फाइनेंशियल में राम आ रहा है 50 लाख रुपए का, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल में पेंडिंग आ रहा है। आप देख लो करंट ईयर में अगर राम से 50 लाख रुपए आ गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि राम 50 लाख सही था पिछले बार, क्योंकि अब अपन ने उसको क्या कर लिया, रियलाइज कर लिया। तो करंट ईयर में मैंने स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाया, मैं रियलाइजेबल देख रहा हूं जो लास्ट ईयर के डेटर हैं उनसे पैसा आया या नहीं आया। बेटा बहुत ही सही बात आपने बोली है। और एक बच्चा क्या कह रहा है,
फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, बिल्कुल सही। फिजिकल वेरिफिकेशन तो हम करते ही करते हैं इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस से, उससे बैक कैलकुलेशन करके चले जाओ कि बैक, देखो जी आपने क्या किया होगा, आपके पास ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या बना होगा? ओपनिंग। इसमें आपने क्या ऐड किया होगा? परचेज, ठीक है। इसमें आपने कुछ इश्यूज निकाल दिए होंगे, या इसमें आपने कुछ सेल निकाल दिया होगा अगर ट्रेडिंग है तो, और फिर क्या निकल के आ गया होगा आपके पास? बताओ, क्लोजिंग बैलेंस। यस और नो? यस सर। हम क्लोजिंग बैलेंस में क्या करते हैं? इस क्लोजिंग बैलेंस का हम क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। सेल का ऑडिट हमने सेल्स को वेरीफाई करके कर लिया होगा करंट ईयर में। परचेज का ऑडिट हमने परचेज को ऑडिट करके कर लिया होगा। तो क्या हम पीछे से आगे जा सकते हैं? क्या ये ओपनिंग बैलेंस, जनरली हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर का साइंड फाइनेंशियल लेते हैं, वहां से इसको टिक करते हैं, लेकिन क्या मैं यहां से बैक कैलकुलेशन करके ओपनिंग बैलेंस पे जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर भी मुझे एविडेंस दे सकते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए, या मैं स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकता हूं। तो कह रहे हैं परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। ये था एक एडिशनल पॉइंट। देखो 3 पॉइंट आए। क्या कहता है? अगर कोई रिसेंट फाइनेंशियल है वो ले लो, ऑडिट रिपोर्ट ले लो। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है? देखो सारे नंबर करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए। अगर कोई एडजस्टमेंट हुई है तो प्रायर पीरियड आइटम देख लो है या नहीं है। उसके बाद कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी देख लो सही है क्या। फिर उसके बाद कहता है परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। पहला पॉइंट तो सेम ही था, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल और ऑडिट रिपोर्ट ले लो, बेकार पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आप इवेल्युएट करो क्या करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर आपको कोई एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए। आखिरी पॉइंट कहता है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। तो 3 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ऊपर, टोटल हो गए कितने पॉइंट? 5 पॉइंट आपने यहां पे कवर किए, और यही फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है। यही फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 2 2 के अंदर 2, तो 3 पॉइंट, और 3 और 3 6 पॉइंट, 1 पॉइंट रिपीट है, तो टोटल कितने पॉइंट बता रहा हूं मैं? 5 पॉइंट्स। रट्टा मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के तो मारो। क्लियर है यहां तक? इसके बाद क्या कहता है? अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर ही दोबारा पॉइंट आता है कि भैया कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी देख लो, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। देख लो क्या कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है क्या प्रीडेसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट में जो आपके लिए रेलेवेंट हो। तो क्या कहता है देखिए, if the prior period financial statement were audited by a predecessor auditor and there was a modification to the opinion, the auditor shall evaluate the effect of the matter giving rise to the modification in assessing the ROMM as per SA 315। तो ये एक आप एडिशनल पॉइंट, 6th पॉइंट लिख सकते हो कि लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में अगर मॉडिफिकेशन है तो यू हैव टू सी द इम्पैक्ट इन द करंट ईयर ऑडिट, इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक 6th पॉइंट आप बना सकते हो। यहां पे मैं बोलूंगा आपका स्टैंडर्ड खत्म हो गया, क्योंकि जो कंक्लूजन है ना वो SA 705 के हिसाब से आपको ड्राफ्ट करना है, और आपने मुझे बताना है। इसका जवाब आप सभी लोग देंगे। अगर बताओ ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप करंट ईयर में कौन सा ओपिनियन देंगे? मैं देख रहा हूं 123 स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, लाइक जो है वो 100 है, तो जो वो 23 स्टूडेंट है जो देख रहे हैं, बढ़ गए 130 हो गए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दो। बताओ जी। सागरिका कह रही है सर मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। लो जी पढ़िएगा। तो इसको ना आप स्किप भी कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सही बच्चों का ये अच्छा होता है। 705 खुद से कर सकते हैं। देखिएगा, if the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the opening balance, the auditor shall give a qualified disclaimer of opinion. If the auditor concludes that the opening balance contain a misstatement that materially affect the current period financial statement and the effect of the misstatement is not properly accounted for or not adequately presented or disclosed, the auditor shall express a qualified or adverse opinion. अगर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं है तो क्या करोगे? या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई है बट चेंज है, चेंज को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्या करेंगे? उस केस में भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। If the auditor concludes that the current period accounting policy are not consistently applied in relation to opening balance in accordance with the applicable FRF, a change in accounting policy is not properly accounted for or not adequately presented or disclosed in accordance with the applicable FRF, the auditor shall express a qualified or adverse opinion. तीसरा, अगर पिछले साल की ओपिनियन में, पिछले ऑडिटर की ओपिनियन में मॉडिफिकेशन है तो आप क्या करेंगे? तो अगर उसका करंट ईयर पे भी इंपैक्ट आ रहा है तो हम करंट ईयर में भी मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है।
If the predecessor auditor opinion regarding the prior period financial statement include a modification to the audit opinion that remain relevant and material to the current period financial statement, the auditor shall express modified opinion to the current year financial statement. तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो है ना, इसको मैं लिख देता हूं फास्ट रीड. इसको आप कतई फास्ट रीड कर लेना. कितने पॉइंट याद करने हैं सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे. हाउ मेनी पॉइंट यू हैव टू लर्न. और अगर अच्छा होगा कि आप मुझे कमेंट भी करके बता दें वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं. जो ऑब्जेक्टिव के 2 पॉइंट है वो ऑलरेडी नीचे कवर हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सेपरेटली याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो कितने पॉइंट बताए मैंने आपको? टोटल 6 पॉइंट्स. सर 5 तो समझ आ गए, 6th कौन सा था? अरे 6th मैंने ये लिखा है ना, अगर अकाउंटिंग उसके प्रीडेसेसर ऑडिटर रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन है तो करंट ईयर पे आपको इंपैक्ट देखना पड़ेगा. 6 पॉइंट कमेंट करके बताओ. तो आप ना समरी बना लेना आज ही, क्योंकि देखो आप इन रिवीजन वीडियो को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, बट खुद का जो होमवर्क वाला काम है वो नहीं कर रहे हो, तो ये यूजलेस वीडियोस हैं. देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आपने आज से 510 देखा, अब आपने देख के आपको समझ आ गया, बट आपने कुछ भी नहीं किया. तो जब आप अगली बार जब रिवीजन करेंगे ना, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद, तो आपके लिए पूरा स्टैंडर्ड आपको दोबारा टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. लेकिन सोचो आज आपने 10 मिनट निकाले क्लास के बाद, फटाफट से ऐसे 610 लिखा, 510 लिखा और वो 6 पॉइंट लिख दिए, आपका काम खत्म. फिर आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक करना है, ऑब्जेक्टिव लिख देना और वो 6 पॉइंट लिख देना. सर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट तो रिपीट होंगे, कोई बात नहीं. 6 पॉइंट बताना जरा कमेंट करके. हाय रामा. सबसे पहले बेटा रीड प्रीवियस ईयर ऑडिटर रिपोर्ट. नहीं राहुल, सबसे पहले ऑब्टेन द रेलेवेंट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑब्टेन द प्रीवियस ईयर ऑडिटर रिपोर्ट. पहले ऑब्टेन बोलना पड़ेगा, देन रीड बोलना पड़ेगा. आपने डायरेक्ट रीड लिख दिया. रीड फाइनेंशियल ऑडिट, ऑब्टेन, ठीक है. परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, मॉडिफाई. परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर के अंदर क्या था ये भी आपको बताना पड़ेगा. चलो कुल मिला के बात ऐसी है. मैं मानता हूं कमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए. आप क्या कीजिएगा, क्लास के बाद ये होमवर्क में लिख लो, रीड एसएस 610 का भी समरी बना लेना, ठीक है, 510 की समरी भी बना लेना, 710 की. मतलब जो मैं करवा रहा हूं ना, आप एवरी क्लास के बाद 1 घंटा, मैं जितना करवा रहा हूं उसके बाद आपने तुरंत 1 घंटा और एडिशनल लगा देना है, अगर आप इन वीडियो से एक्चुअल में फायदा चाहते हो तो. ठीक है सर. अब करते हैं हम ऐसे नंबर 710. क्या है इसका, हमने हैंडरिटन चार्ट बना रखा है, देख लेते हैं, पता चले आपका वो काम भी बच गया. सर आई होप आपने बढ़िया सा बना रखा हो. मैं बता देता हूं बढ़िया है बेकार है, मत बनाना भैया, मत बनाना. कपिल भाई साहब ने आपके लिए बहुत बढ़िया बना रखा है. लो जी, सारे हैंडरिटन चार्ट बहुत मस्त बने हुए हैं आपके लिए, कुछ नहीं करना आपको. ये लो, ये देख लो, ऐसे 510, इसको रेफर कर लेना. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिख दिया. हमारे पास क्लाइंट का ऑडिट पहली बार आया है, हो सकता है क्लाइंट के ऑडिटर पहले कोई और हो या फिर न्यू क्लाइंट हो और ऑडिट नहीं हुआ हो पहले. ठीक है, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट. ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा? ओपनिंग बैलेंस के लिए देखो ये बता दिया, इफ अवेलेबल रीड मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीड predecessor auditor report, obtain sufficient appropriate audit evidence to determine whether PY closing balance correctly brought forward, check accounting policy, perform specific audit procedure. If auditor found any material misstatement in previous year, determine its impact in current year financial statement. If not able to obtain sufficient appropriate audit evidence, modify. If opening balance contain misstatement, qualify और adverse. देखो बेटा एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे 3 पॉइंट मिसिंग है, 1, 2 और 3. स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर, प्रोवाइड एविडेंस रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंस. ये 2 पॉइंट आपने ऐड करने हैं अपने हैंडरिटन चार्ट में. ठीक है, उसके बाद कहता है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. देखो, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई, चेंजेस एंड रीजन टू चेंज एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज. इफ अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाई और चेंज नॉट डिस्क्लोज, क्वालिफाई और एडवर्स. तो मैंने क्या किया, ऑडिट ओपिनियन वाले पॉइंट भी यहाँ पे मर्ज कर दिए, बस बाकी तो सब फालतू की बात है. ये था 510. 710 भी देखें. क्या बात है, खत्म यहीं से हो जाएगा, लेकिन बुक से करवा देता हूं पहले. देखो ये मेरे लिए भी अच्छी चीज हुई ना. ये हैंडरिटन चार्ट मैंने कब बनाए होंगे? ये मैंने बनाए होंगे शायद
2 साल पहले, 2.5 साल पहले। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए भी एक एसेट का काम कर रहे हैं ये, कि मैंने एक बार इनको टाइम इन्वेस्ट करके सुपर समराइज बना, डेफिनेटली बहुत टाइम लगाया था मैंने इनको बनाने में, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन आज ये मेरे लिए भी एक एसेट का काम करते हैं कि मेरे को अगर किसी भी चीज़ की फटाफट से समरी करवानी है, अवेलेबल है भैया, ठीक है। सर 2-3 साल पुराने चार्ट हैं, इनमें अमेंडमेंट्स नहीं आती। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कभी भी अमेंडमेंट नहीं आती, कभी कभी कुछ छोटा सा कंटेंट ऐड हो जाता है, डिलीट तो मैंने आज तक होते हुए नहीं देखा, ठीक है। और अभी तक कोई ऐड नहीं हुआ। ऐसे 610 में ऐड हुआ है, लेकिन वो इंटर के लिए हुआ है। सर हम भी वो करना चाहें तो कर लो, 610 का चार्ट अवेलेबल है पार्ट 2 का, वो भी कर लो आप, अगर आपको करना है तो। एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। सर अब फटाफट से 710 करवाओ, फिर हमें 1 घंटा खुद से भी लगाना पड़ेगा। प्रॉमिस करके जाना मेरे को। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं क्लासेस, वो भी मुझे कमेंट्स में प्रॉमिस करना कि सर आपकी क्लास के बाद मैं 1 घंटा लगा रहा हूँ। प्रॉमिस जरूर करके जाना, ठीक है, कि सर हम 1 घंटा लगाएंगे आपके लेक्चर के बाद, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। अब कर लेते हैं 710 की चर्चा। ये आखिरी स्टैंडर्ड है आपका ऐसे 700 सीरीज का, और मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अगले महीने से। अगर कोई स्टूडेंट 2025 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, आपके दोस्त वगैरह, आपके जूनियर्स, तो उनको बता देना भाई कपिल सर का लाइव बैच आ रहा है अगले महीने से, आप ज्वाइन कर सकते हो। लो जी, आई होप यू ऑल गाइज आर रेडी फॉर एसे नंबर 710, ठीक है जी। हाँ जी सर, हम सब लोग तैयार हैं। ऐसे 710 जो है वो 2 बातों पे बात करता है। नंबर 1 तो आपको पता ही है किस पे, ओपनिंग बैलेंस। ऐसे 710 जो है वो 2 बातों पे बात करेगा, 2 अलग अलग चीजों पे चर्चा करेगा। एक तो ओपनिंग बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग फिगर। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसे क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो एक बात बताइएगा, ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो कोरस्पॉन्डिंगली हम डालते हैं, ये क्यों डालते हैं, इसका पर्पस क्या है, ताकि सर कंपैरिजन हो जाए और यूजर फाइनेंशियल को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स को डालते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या कोरस्पॉन्डिंग फिगर का मैं ऑडिट करता हूं, क्या कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे मैं ओपिनियन देता हूं? नहीं सर, हम कभी भी कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ओपिनियन नहीं देते, कभी भी कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ओपिनियन नहीं देते हैं। हम हमेशा करंट ईयर के नंबर पे ओपिनियन देते हैं। कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे, कोरस्पॉन्डिंग फिगर हमें एज ए इंटीग्रल पार्ट डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बट दैट इज ओनली फॉर द कंपैरिजन पर्पस। हम कभी भी उस पे ओपिनियन नहीं देते। आई होप ये पहली बात आपको क्लियर हो गई हो, कंपैरिजन के लिए डाला जाता है। तो ऐसे 710 ओपनिंग बैलेंस की बात करता है। तो अब आप मुझे बताओ, अब ये चीज मैं चाहूंगा आप खुद से मुझे आंसर करें। एक ऑडिटर रेकरिंग ऑडिट कर रहा है, रेकरिंग मतलब पिछले साल भी ऑडिट हमने किया था, तो बताओ ओपनिंग बैलेंस पे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अभी मैंने आपको 510 करवा दिया, तो इसका आंसर आप खुद से दे सकते हैं, वही 3 पॉइंट। सर हमें देखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंसेस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए, चाहे पिछले साल मैंने ही काम किया हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि पिछले साल के नंबर सही से आए नहीं आए, अकाउंटिंग पॉलिसी सही से कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई या नहीं हुई। अगर कोई चेंज है इन पीवाई या चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो चेंज प्रॉपरली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज हो गया हो, और अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम है वो भी सही से रिफ्लेक्ट हो गई हो, और कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम पॉइंट आप दोनों लिख सकते हो। करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर मुझे कोई एविडेंस दे सकते हैं पीवाई के रिगार्डिंग, या फिर मैं स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकता हूं। तो देखो 6 के 6 पॉइंट सेम है। एक पॉइंट मैंने यहां पे ऐड नहीं किया, कौन सा, ऑब्टेन द प्रीडेसेसर ऑडिटर रिपोर्ट, वो पॉइंट मैंने नहीं डाला। क्यों? क्योंकि यहां कोई प्रीडेसेसर ऑडिटर नहीं है, यहां पे मैं ही लास्ट ईयर का ऑडिटर था। सर ऐसे 710 में चाहे आपको ये पॉइंट मिले या ना मिले, ये पॉइंट आप अपने हिसाब से, आपका जजमेंट है ये कि ऐसे 510 इज इक्वल टू ऐसे 710 एक्सेप्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 710 प्रीडेसेसर ऑडिटर रिपोर्ट के पॉइंट को छोड़कर। अब 710 एडिशनल बातें भी करता है। एडिशनल बातें क्या करेगा कि भैया अगर आपको पता है ना, अगर कोई कंपनी लिस्टिंग में जाती है तो उसको पिछले सालों का भी ऑडिट करना पड़ता है और प्रोस्पेक्टिव भी देना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टिव की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। आपको पता है ना, पिछले 5 सालों का ऑडिट किया जाता है, 1 2
3 4 5 मान लो, ईयर 1 2 3 4 5, ये लास्ट 5 ईयर्स हैं। हमने मान लो करंट ईयर का ऑडिट किया है, CY करंट ईयर का ऑडिट किया है। कंपनी कहती है कपिल साहब आप पिछले 5 सालों का हमें ऑडिट करके दो, मतलब ओपनिंग बैलेंस हम 1 साल का तो दिखाते हैं अभी पिछले साल का, वो हम कंपैरिजन पर्पस के लिए दिखाते हैं। कंपनी कहती है मैं 5 साल का, पिछले 5 सालों का फाइनेंशियल बनाऊंगी, आप इन पिछले 5 सालों का ऑडिट करके दो। मतलब यहाँ पे साइड में कंपैरिजन में 1 साल नहीं है, 5 साल है। हम क्या कर रहे हैं, पांचों का ऑडिट कर रहे हैं। तो क्या इन ओपनिंग बैलेंसेस पे जो मैं 5 ईयर के बैलेंसेस डाल रहा हूं, क्या इन पे ओपिनियन दे रहा हूं मैं? बताओ, क्या इन पे ओपिनियन दे रहा हूं? यस सर, इन पे हम ओपिनियन दे रहे हैं। इन्हें बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन 5 साल को मैं ओपिनियन में कवर कर रहा हूं। और बेटा जब भी हम किसी चीज को ओपिनियन में कवर करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि ओपिनियन देने से पहले हमें क्या लेना पड़ता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। लेकिन कपिल सर एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि मैंने इन 4 सालों का, जो पिछले 4 साल है, उनका भी ऑडिट मैंने ही किया था, देन व्हाई वी आर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन? बेटा आप लोगों ने एक और स्टैंडर्ड पढ़ा था, बताओ कौन सा स्टैंडर्ड था? SA 560। हो सकता है सब्सिक्वेंट इवेंट में कुछ हुआ हो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले नहीं थी। हो सकता है यहाँ पे जो मैंने ओपिनियन दिया था, अब फ्यूचर में 5th ईयर के बाद मैं यहाँ पे ओपिनियन अपना चेंज करना चाहूँ, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको वापस से ऑडिट तो करना ही पड़ेगा। चाहे मैं अपनी ऑडिट फाइल से ही वर्क पेपर को रेफर कर लूँ, बस सब्सिक्वेंट इवेंट को मैं कंसिडर करूंगा और उसके हिसाब से वापस से ओपिनियन फ्रेम करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये ऑडिट जो है पिछले 5 सालों का, ये KPMG ने किया है, लेकिन अब पिछले 5 सालों का ऑडिट करवाने के लिए, इकट्ठा 5 सालों का ऑडिट करवाने के लिए कंपनी EY को हायर कर रही है, तो ऐसे केस में EY का तो काम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे 5 सालों का कंटेंट देखना पड़ेगा और 5 सालों के लिए वापस से एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देखिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा आप लोगों का। आपने 6 पॉइंट वहां पे मार्क कर रखे हैं, एडिशनल पॉइंट मैं यहां पे मार्क करूंगा। हालांकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में एक यूनिक चीज है, इसका 510 से लेना देना नहीं है, इसका 510 से लेना देना नहीं है। देखिएगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट SA 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर 2 बातें आती है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में, कोरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिएगा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एंड इफ ऑडिटेड, अगर हम उनका ऑडिट करते हैं, आर रेफर्ड इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, तो उन पे हम ओपिनियन भी देंगे। कोरेस्पॉन्डिंग फिगर क्या है? where amount and other disclosure for the prior period are included as an integral part of the current period financial statement and are intended to be read only in relation to the amount and other disclosure relating to the current period। दोनों की अप्रोच बता रहा है, ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंस है बिटवीन 2 अप्रोच। कंपैरेटिव में हम ओपिनियन देते हैं, इसमें हम ओपिनियन जो है वो सिर्फ करंट पीरियड पे देते हैं। आगे आ जाओ यश बेटा, क्लास के आखिरी में डालना, चलो कर देता हूं रिप्लाई। यश बेटा 2 लेक्चर आने थे, एक आपका डिजिटल ऑडिट, दूसरा आना था आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं, वो यूट्यूब से निकाल के आपके ड्राइव पे भी डाल देंगे। डिजिटल ऑडिट अगले 3-4 दिन में आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी एडिशन नहीं है, बाकी सारा एडिशन आपका ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, ठीक है सर। लो जी, अब हम बेटा इस कंटेंट को कर लें, उसके बाद अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी हो मैं ले लूंगा। कंसिडरेशन ऑफ अदर एसेस, कह रहे दूसरे एसे को भी कंसिडर कर लेना। क्या? इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर और अनऑडिटेड, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल किसी दूसरे बंदे ने ऑडिट किए थे, देन ऑल्सो रिवाइज्ड SA 510 को भी रेफर कर लेना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको कि मान लो 5 साल का ऑडिट KPMG ने किया था, बट अब EY आ रही है, तो EY के लिए तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट भी हो गया, तो 510 भी देख लेना। साथ ही साथ SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट भी लगा लेना। तो एक बात बताओ, क्या ये काम आपको देखने की जरूरत है? ये नहीं देखने की जरूरत है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे, यहां से आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है, ऑडिट प्रोसीजर। क्या कहता है देखिए, डिटरमाइन एज टू वेदर, क्या डिटरमाइन करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय FRF एंड सच इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड एप्रोप्रिएटली। कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरिजन वाली इंफॉर्मेशन आ गई हो एज पर FRF, इवैल्यूएट करना है। क्या जी? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री विद द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। आप एक बात बताइए, 510 और 710 में एक वर्ड डिफरेंस यूज हो रहा है, वो वर्ड क्या है? सर वहां पे वर्ड यूज हुआ था ओपनिंग बैलेंस, यहां पे वर्ड यूज हो रहा है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, बाकी पूरा सेम है।
अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा वहां पे ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है, यहां पे उस ओपनिंग बैलेंस को कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बोल रहा है, बाकी पॉइंट बिल्कुल सेम है। तो क्या कह रहा है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री विद द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। देख लो भैया, एज इट इज सेम पॉइंट है, बस कंपैरेटिव को अगर मैं ओपनिंग बैलेंस कर दूं तो दोनों पॉइंट ही आपने वहां पढ़े हैं, दोनों पॉइंट ही आपके यहां पे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आर कंसिस्टेंट विद दोज अप्लाई इन द करंट पीरियड। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई है, और अगर चेंज है कोई तो वो भी प्रॉपरली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज है। तो क्या मैं लिख दूं, सेम एज SA 510 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिर्फ यहां पे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वर्ड है, इन SA 510 यहां वर्ड आ जाता है क्या, ओपनिंग बैलेंस। भाई याद करने के लिए आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ये दोनों जनरल पॉइंट हैं, ये 510 में भी लगा सकते हो, 710 में भी, और कहीं पे भी कि आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना पड़ेगा और ऑब्टेन करना पड़ेगा कि भैया आपने सब कुछ सही से दिखाया है और कोई भी अनडिस्क्लोज्ड आइटम नहीं है। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसकी बात कर रहा है, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। एक बात बताओ जी, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर है तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा बताओ, 510 710 बता दो, और आर अनऑडिटेड 510 510 लगेगा ना। तो ये कॉमन करके भी आप लिख सकते हो। तो क्या कहता है, ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, अगर किसी दूसरे ऑडिटर ने प्रायर पीरियड को ऑडिट किया है तो क्या कहता है, देखिए, ऑडिटर शैल स्टेट इन अदर मैटर पैरा। अदर मैटर पैरा कौन सा था, SA 706। तो मतलब सर SA 710 को अगर पढ़ना है, अगर आपको SA 710 को रीड करना है, लॉजिकल रीड करना है, तो आपको SA नंबर 705 706 560 510 इन सभी स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है, देखिए, ऑडिटर शैल स्टेट इन अदर मैटर पैरा दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय प्रीडेसेसर ऑडिटर। आप अदर मैटर पैरा में लिख सकते हो कि PY का ऑडिट दूसरे ऑडिटर ने किया है। वहां पे आप टाइप ऑफ ओपिनियन भी बता सकते हो और डेट ऑफ दैट रिपोर्ट भी बता सकते हो कौन सी है। इन केस ऑफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन PY, communicate misstatement to those charged with governance and request that predecessor auditor to be informed। आप एक काम और कर सकते हो, SA 706 में जाओ, SA 706 में जाओ, आपने अदर मैटर पैरा अदर मैटर पैरा में आपने यहां लिखा था SA 710, यहां लिख लो क्या मैटर हो सकता है, PY ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। पिछले साल के फाइनेंशियल दूसरे बंदे ने ऑडिट किए हैं, ये आप अदर मैटर में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात क्या थी भाई, ये तो जनरल बात थी, इसमें कोई भी अलग से कुछ नहीं था। और अनऑडिटेड है तो भी हम लिख देंगे अदर मैटर पैरा में, ऑडिटर शैल स्टेट इन अदर मैटर पैरा दैट कोरस्पोंडिंग फिगर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अनऑडिटेड। अच्छा एक बात बताओ, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुए तो क्या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं भैया, नोट दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम नीड टू ऑब्टेन एविडेंसेस दैट ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट अफेक्टिंग करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी, लेकिन आप अदर मैटर में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे कि ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री कर जाए फाइनेंशियल से, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट हो और चेंज जो है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म WR जनरल पॉइंट है। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया है तो भी मैं अदर मैटर में बता सकता हूँ, नहीं किया है तो भी अदर मैटर में बता सकता हूँ। ये जनरल पॉइंट थे। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, रिपोर्टिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। ऑडिट ओपिनियन, कंपैरेटिव के अंदर ओपिनियन हर साल पे जाएगी। ऑडिट ओपिनियन टू रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड एंड ऑन विच ओपिनियन इज एक्सप्रेस। इफ ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन द करंट पीरियड, अगर आपने पिछले साल कुछ और ओपिनियन दी थी और अभी आप कुछ और दे रहे हो, इज डिफरेंट फ्रॉम ओपिनियन एक्सप्रेस इन द रेलेवेंट प्रायर पीरियड, गिव रीजन फॉर डिफरेंस इन अदर मैटर पैरा एज पर SA 706। मैंने पिछले 5 सालों में कुछ दूसरा ओपिनियन दिया था, आज मैं कुछ दूसरा ओपिनियन दे रहा हूं, मे बी कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट आया हो, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ में रीजन ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन आपको बताना पड़ेगा।
रिपोर्टिंग कोरस्पॉन्डिंग फिगर, ये मैं कह रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइएगा क्या कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे ओपिनियन जाता है? मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। क्या कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ओपिनियन जाता है? जल्दी से बताइए, क्या कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ओपिनियन जाएगा? नो। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि लास्ट ईयर कुछ मॉडिफिकेशन थी जिसका इंपैक्ट करंट ईयर में भी आ रहा है, तो आपको ओपिनियन में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा बेसिस ऑफ रीजन, बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर भी। देखिएगा, ऑडिट ओपिनियन शेल नॉट रेफर टू कोरस्पॉन्डिंग फिगर एक्सेप्ट, ये आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कब? When auditor report in prior period financial statement was modified, पिछले साल ओपिनियन आपकी मॉडिफाइड थी and the subject matter is still unresolved, modify opinion in the current period financial statement. When auditor, या आपको इस साल कोई एविडेंसेस मिल जाए जो ये बताए कि लास्ट ईयर मॉडिफाइड ओपिनियन होनी चाहिए थी, लेकिन लास्ट ईयर मान लो ओपिनियन अनमोडिफाइड थी, लेकिन इंपैक्ट करंट ईयर में भी है। When auditor obtain audit evidence with reference to existence of material misstatement in prior period financial statement on which unmodified opinion was issued, आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, लेकिन इस साल आपको कोई एविडेंस मिल रहा है जो कि बता रहा है कि लास्ट ईयर तो मॉडिफाइड जाना था, एंड मिसस्टेटमेंट हैज नॉट बीन डेल्ट एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ, देन आप क्या करेंगे? क्वालिफाई और एडवर्स करेंगे ओपिनियन ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। उसके बाद क्या कह रहा है? इंपैक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द प्रीडेसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। प्रीडेसेसर ऑडिटर मतलब जो पिछले साल का ऑडिटर था, उसकी रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन है तो उसको भी डेफिनेटली आपको करंट ईयर में उसका इंपैक्ट आपको देखना पड़ेगा। इफ द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड प्रीवियसली इश्यूड इंक्लूड ए मॉडिफाइड ओपिनियन एंड द मैटर विच गिव राइज टू द मॉडिफिकेशन इज स्टिल अनरिजॉल्व है, तो आप क्या करेंगे? ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिट ओपिनियन इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो करंट पीरियड में भी हम क्या कर देंगे? मॉडिफाई कर देंगे। हालांकि ऑलरेडी 510 में आप लोग पढ़कर आ गए हो। In the basis for modified opinion paragraph in the audit report, the auditor shall state क्या जी देखिए, refer to both the current period figures and the corresponding figure in the description of the matter giving rise to the modification when the effect or possible effect of the matter in the current period figures are material। आप भैया basis for modified opinion में भी दिखाएंगे। In other cases, explain that the audit opinion has been modified because of the effect or possible effect of the unresolved matter on the comparability of the current period figures and the corresponding figures। तो basically कहाँ का impact आ गया? Opinion paragraph में भी impact आ गया और basis of modified opinion paragraph में भी impact आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? Further, if the financial statement of the prior period were audited by a predecessor auditor and the auditor is permitted by law or regulation to refer the predecessor auditor report on the corresponding figure and decide to do so, the auditor shall state in other matter para, जो कि ऊपर भी आ गया था, in the audit report क्या? that the financial statement of prior period were audited by predecessor auditor, the type of opinion, the date of that expert। ये वाला जो पार्ट है ये हमने ऊपर ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये रहा कि आप अदर मैटर में दिखाएंगे, तो या तो आप यहां से रिमूव कर लो या नीचे से, मेरे हिसाब से ऊपर से रिमूव कर लो, क्योंकि जो ये सब पार्ट है ये ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट बता रहा है। तो आप मुझे बताइएगा, खत्म हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं एसए 710 के अंदर क्या है, तो आपने क्या बोलना है? सर एसए 710 के अंदर अपना कोई कंटेंट नहीं है, अपना खुद का कोई भी कंटेंट नहीं है, सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे हम ओपिनियन नहीं देते, कंपैरेटिव पे हम हर साल पे ओपिनियन देते हैं। इसके बाद इसमें क्या है? इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें लिंकिंग है एसए 510 की और हमारे मॉडिफिकेशन की और अदर मैटर पैराग्राफ की। तो आपने ना ये तीनों ऑडिट रिपोर्ट वाला जो इंपैक्ट है ये देखना ही देखना है, करना ही करना है। इसका आपने क्वेश्चन बैंक मैंडेटरली करना है ताकि आपको पता चले बाकी स्टैंडर्ड की लिंकिंग कैसे करनी है। तो ऑडिट रिपोर्ट का इंपैक्ट और 6 पॉइंट वो आपने देखने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ऑडिट रिपोर्ट पे मेरा 705 भी आ गया, 706 भी आ गया। क्वेश्चन बैंक कर लेना लेकिन इसका। ये था हमारा एसए नंबर 710। चलो जी, आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड हम यहाँ से हटा देते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले थे।
ठीक है जी, ये मैं हटा देता हूं। बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। प्लीज क्वेश्चन बैंक रिवीजन फटाफट से कर लेना। 600-700 की सीरीज कंप्लीट हो गई है। शिवम गोयल कमेंट कर रहे हैं, हाँ जी, दोनों ही सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा से कल लाइव, ठीक है जी। कल जो हम सुबह मिलेंगे 8 बजे मिलेंगे, क्योंकि कल वर्किंग डे है, तो टाइम जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। कल का लेक्चर हम 8 बजे रखेंगे, ताकि जो ऑफिस वाले स्टूडेंट हैं वो भी ज्वाइन कर लें। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। डेली बेसिस पे कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ आपको ऑडिट पढ़ना है। अगर आप ऑडिट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत कीजिएगा। ऑडिट को ऐसा मत कीजिएगा कि आपने आज पढ़ लिया और 10 दिन तक नहीं पढ़ाई की, आपके लिए सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। आप अगर आधे घंटे भी पढ़ेंगे या 1 घंटे भी पढ़ेंगे तो बस आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। बस ऑडिट में आप है ना अपनी दीवार पे एक कोट लिख सकते हो, एक छोटा सा 1 लाइनर कोट लिख सकते हो, ऑडिट इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। बस आपने कंसिस्टेंटली आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जितने भी आपके जैसे सब्जेक्ट है जो आप टाइम मैनेज कर सके, आपने डेली कंसिस्टेंटली इस सब्जेक्ट को पढ़ना है एंड यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। आप देख लीजिएगा। बाय, टेक केयर।